Ladies and gentlemen, hello and namaste. I'm Krishna Patel and I welcome you all to a very informative discussion today. आज आज का ये स्पेशल एपिसोड है, इस एपिसोड में हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं, हम एजुकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे साथ आज खबरों की पाठशाला से खास जैस्मिन शर्मा भी है जो आज इस डिस्कशन का हिस्सा बनेगी। अब कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हम डिस्कशन एजुकेशन पे करने वाले हैं, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक हम आज एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट, एक ऐसे एजुकेटर या फिर हम कहें ट्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही यूनिक वे में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और बड़ौदा में ये काफ़ी फेमस भी है। आज हम उनसे खास चर्चा करेंगे। जुड़ गए हमारे साथ मिस्टर अभिषेक पांडे जो कि फाउंडर है एम इंस्टीट्यूट के। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर जैसे मैंने बिगनिंग में ही कहा कि आज का ये जो एपिसोड है इस पर हम एजुकेशन पे बात करेंगे। अब आज के ज़माने में हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी एजुकेटेड, लेकिन जो एजुकेशन का पैटर्न है, डू यू थिंक इट इज़ स्टिल द सेम कि जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो एजुकेशन चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन, डू यू थिंक कि बच्चों को वो मिल रहा है? आज के दिन में अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन है वो टर्म्स ऑफ फाइनेंस चला गया कि जिसके पास अच्छा फाइनेंस है ही विल गेट गुड एजुकेशन, जिसके पास नहीं है ही विल नॉट गेट। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। मे भी शायद मेरी इस बात को बहुत सारे लोग नेगेटिव लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपको एक बहुत अच्छा ट्यूटर चाहिए तो उसके लिए आपको एक अच्छा फीस एंड ऑल दैट देना पड़ेगा। क्योंकि मैं एज अ पर्सनली एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्कूल को नहीं। तो जब आप इंस्टीट्यूट में आते हैं तो कुछ पे करते हैं। स्कूल शायद ये फ्री सर्विस कर सकता है या मे बी उनको करना भी चाहिए, जो शायद वो कुछ करते भी, हर साल कुछ RTI के तहत वो पढ़ाते भी हैं कुछ बच्चों को। लेकिन जब बच्चा इंस्टीट्यूट आता है तो कुछ पे करता है। वो जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की फैसिलिटीज़ किस तरह की है। तो मैं जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि अगर कोई IITian टीचर मतलब चाहिए या बहुत पढ़ा लिखा टीचर चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट टीचर चाहिए, तो क्या वो उस अमाउंट पे पढ़ा पाएगा जिस अमाउंट पे एक नॉर्मल मिडिल क्लास की फैमिली पढ़ना चाहती है? तो जनरली ऐसा होता है कि वो लोग फिर नहीं कर पाते। तो वो एक नॉर्मल एजुकेशन, हाँ अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत कर रहा है और थोड़ी किस्मत साथ दी गई तो वो एक अलग मैटर, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन मेजर ऑफ बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस के तहत आते हैं, तो अभी उनको लगता है कि बहुत अच्छा पैसा है तो हम देंगे। और बेसिकली आज पेरेंट्स कोशिश कर भी रहे हैं, वो लोन ले लेते हैं, पैसे बोरो कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चा अच्छी जगह जाए। और ट्यूशन को मैंडेटरी जैसा समझ के लोग चल रहे हैं। उनको ये पता है कि शायद स्कूल में थोड़ा कुछ कमी रह जाए तो बेटर है कि हम इंस्टीट्यूट भेज ही दें। ठीक है, सब स्कूल वाले अच्छा कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चा ट्यूशन तो जा ही रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो सोसाइटी में हो, सोसाइटी के बाहर हो, बड़े इंस्टीट्यूट में हो। और जो काफ़ी एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं वो तो आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो खैर मुझे लगता है कि ये सबके लिए बराबर तो होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। राइट। सो व्यूअर्स, हमारे साथ खबरों की पाठशाला से खास जैस्मिन शर्मा भी है और जैस्मिन भी क्वेश्चंस पूछेंगी। सो ओवर टू यू जैस्मिन। सर मेरा पहला सवाल कि आप 365 दिन पढ़ाते हैं तो आप कोई छुट्टी नहीं देते तो बच्चों आपसे नाराज़ हो जाते होंगे, तो आप उनको कैसे तैयार करते हैं? बेसिकली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि संडे में 24 घंटे होते हैं, वो 1.5 घंटे पढ़ने से उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो उस कंसिस्टेंट वर्ड का इंसर्ट कर रहा है। इफ़ पेरेंट्स सेज दैट, अगर कोई पेरेंट्स बोलता है कि बेटा तुम रेगुलर पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो, तो ऐसी छुट्टियों में वर्ड कहाँ चला जाता है? मतलब आपके लिए सिर्फ कंसिस्टेंट सिर्फ बोलने के लिए है कि मानने के लिए भी है? आप तो बोल देते हो बेटा डेली पढ़ो, तो डेली में क्या आप ये मेंशन करते हो क्या कि संडे मत पढ़ना, दिवाली को मत पढ़ना, होली के दिन मत पढ़ना, वेकेशन में मत पढ़ना? ये तो या तो आप डे 1 ये क्लियर करके रखो कि डेली पढ़ो लेकिन इन दिनों में मत पढ़ो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 365 दिन पढ़े। बच्चा जब छुट्टी पे रहता है ना, स्पेशली 7 से 10th, मैं बेसिकली सिर्फ 7 से 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा काम है फाउंडेशन बनाना, रूट्स मजबूत कर देना, बाकी छोड़ देना। तुमको जहाँ जो करना है ज़िंदगी में वो करो। तो
फाउंडेशन के बच्चों को थोड़ा सा रखता है कि डेली अगर डिसिप्लिन से पढ़ेंगे ना, वो एक हफ्ते वो वेकेशन पे जाते हैं ना, जब वो वापस आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल गए होते हैं। बहुत छोटी सी बात है। तो अब एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उसको एक हफ्ते का पूरा छूटा हुआ दोबारा रिकॉल कराऊं, और इसमें बहुत स्ट्रेस और बहुत, क्योंकि आप एक टॉपिक को एक हफ्ते तक अगर आप समझा रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि एक बच्चे के लिए दोबारा उस एनर्जी के साथ उस टॉपिक को नहीं समझा सकते। तो अगर बच्चा उस 1 घंटे पढ़ लेता है, 1.5 घंटे पढ़ लेता है, तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होती है। और मुझे लगता है कि वेल बीइंग ये बहुत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट है। आप डेली खाना खा रहे हैं, आप डेली टीवी देख रहे हैं, आप डेली स्कूल जा रहे हैं, डेली आप खेलने जा रहे हैं। ऐसा पढ़ाई में ही क्या होता है जो आप संडे और दिवाली में नेगोशिएशन करते हैं? और ज़रूरत क्या है नेगोशिएशन की? 1 घंटे पढ़ने से आपकी कौन सी आज़ादी छिन जाएगी? और इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? लोग होते हैं मेरे पे। ऐसा इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा हुआ था कि जब मैं बोलता था मैं संडे पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे एडमिशन सिर्फ इसलिए भी नहीं हुए हैं कि ये संडे भी पढ़ाते हैं, दिवाली के दिन भी पढ़ाते हैं। मेरा बच्चा कितना पढ़ेगा? वो 1.5 घंटे आके ऐसे भी आधा घंटा भी ढंग से नहीं पढ़ता। तो एक दिन और आके मतलब पेरेंट्स ये समझना है, मतलब मुझे लगता है कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उस बंधन में डाल रहे हैं, उस कि बेटा तुम नहीं हो उस हार्ड वर्क वाले में, क्योंकि ये तभी तो बोल रहे हैं ना कि आप 365 दिन नहीं पढ़ सकते, संडे मत पढ़ो। आप उनको सॉफ्ट जोन में डाल रहे हो। शायद मुझे लग रहा है आप उनको पैम्पर ज़्यादा कर रहे हो, ये बोल के कि टू डू टू डोंट। ये सारे नियम और रेगुलेशन सिर्फ पढ़ाई में ही आते हैं और किसी चीज़ में नहीं आते हैं। बाहर घूमने के लिए कोई रूल नहीं है, छुट्टी मनाने के लिए कोई रूल नहीं है, घर में मस्ती करने के लिए कोई रूल नहीं है, खेलने के लिए कोई भी रूल नहीं है। पढ़ाने के लिए ही सारे रूल्स आते हैं। अच्छा ट्यूटर, अच्छी जगह, और कभी कभी तो पेरेंट्स सीधा वो बोल ही देते हैं कि आप कितने % दिलाएंगे। तो मैं कैसे बोल दूं कि आप 1 महीने मत आइए, वेकेशन एंजॉय करिए, मैं आपको मार्क्स दिला दूंगा? तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के ये ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो 365 दिन नहीं, मतलब एज अ लीप ईयर आता है ना, वो एक दिन वो भी मुझे लगता है कि वो भी उस दिन भी बच्चा आ जाए, तो 4 साल में एक दिन लीप ईयर आता है, तो 366 दिन होने चाहिए, 366 डेज। उस दिन उतने दिन, अगर ऐसा भी नहीं है कि वो दिन ना पढ़ के, एक दिन ना पढ़ के ज़िंदगी में बच्चा बहुत कुछ कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। कंसिस्टेंट वर्ड की लोग रिस्पेक्ट करें और कांस्टेंट वर्ड की भी रिस्पेक्ट करें। एक दिन ना पढ़ के ना वो IAS बनने वाला है, या बन जाएगा या फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे आप खाना आपके लिए मैंडेटरी है, वैसे पढ़ाई भी होनी चाहिए। और एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपका स्टूडेंट धर्म क्या है? पढ़ना है कि नहीं? आपके पेरेंट्स का धर्म क्या है? फीस भरना। वो अपना काम करे, आप अपना काम करिए। अब उसमें कहाँ नेगोशिएशन? ये तो नेगोशिएशन वाली बात हो गई कि हम साल में 2 महीने नहीं पढ़ेंगे। यू वोंट बिलीव दैट कि मैक्सिमम स्कूल साल में 3-4 महीने छुट्टी पे रहते हैं। 11 महीने का एकेडमिक ईयर होता है। और एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि शायद यू विल बी ऑल्सो फेसिंग द सम चैलेंजेस कि छुट्टी से जैसे ही आप वापस आते होंगे बहुत सारा सिलेबस भगा दिया जाता होगा। टाइम नहीं है ना, क्योंकि आप तो 4 महीने छुट्टी पे हैं। 11 महीने का सिलेबस 6 महीने में कैसे पढ़ेंगे आप? तब आप बोलते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, खुद करके आ जाना। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस तभी तो आप फेस करते हैं, ये आपकी सोच की वजह से आप फेस करते हैं। जी सर, इन दिनों जो मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट्स होते हैं स्पेशली, तो वो एक चीज़ लेके आया है कि जो जैसा आपने बोला कि अब 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो द एज वेयर दे हिट देयर प्यूबर्टी, also the age where they are going through a lot of hormonal changes in their body, meaning their mental health becomes very important. So do you think kahin na kahin putting them in a space, because not every time I think someone will be in a mood to study, तो क्या आपको लगता है कि every time putting them or forcing them in a situation where they have to study would affect their health somewhere or the other? We as institute हमको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं। अगर पेरेंट्स जब एडमिशन कराने आते हैं कुछ लाइनें बोल दें तो उससे हम खुश हो जाते हैं। वो लाइनें क्या हैं? सर जैसा भी करेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फोर्स नहीं करेंगे। सर मुझे 90% नहीं दिलवाना है, 60-70% में भी हम खुश रहेंगे। ये कुछ अच्छी लाइनें होती हैं जो उनको बोलनी चाहिए। वो जैसे ही बोल देते हैं हमको समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को ऐसे ही ट्रीट करना है, हम उसको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देते। इवन कैपेबिलिटी है तो भी, क्योंकि हमको कहीं से परमिशन नहीं मिली है। तो अगर ये 4-5 लाइनें वो रिपीटेड बोल देते हैं तो मैं फिर, और मुझे ही नहीं, हर उस एज इंस्टीट्यूट ओनर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब पेरेंट्स ने डिस्क्लेमर दे दिया फिर आपको वो चीज़ नहीं करनी।
जैसे हमारे यहाँ कुछ एडमिशन ऐसे भी होते हैं कि सर बच्ची बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत सॉफ्ट है, सेंसिटिव है और हमने आज तक कभी नहीं डांटा, तो प्लीज़ सर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम ऐसे बच्चों को कोशिश करते हैं कि होमवर्क ना भी करके आए ना तो भी हम ठीक है बेटा करके आए। बेसिकली मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, क्यों नहीं करके लाए, क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को फ़ोन लगाओ, क्लास से बाहर निकलो, कल हो जाना चाहिए। ऐसे लाइंस मैं यूज़ करता हूँ उन बच्चों के लिए जो थोड़े से हैं। लेकिन जब मुझे पता चल जाता है कि नहीं इसको नहीं बोलना है तो हम नहीं बोलते। ऐसा कई बार हुआ भी है कि कभी हम बोल देते हैं, बच्चा फिर रोने लगता है क्लास में, तो हमको फिर हम बाद में हम गिल्ट में आ जाते हैं क्योंकि जितना स्ट्रेस क्लास में नहीं उससे ज़्यादा उसको चुप कराने में उस दिन लग जाता है। खैर लेकिन हमको जब पता चल जाता है तो हम, क्योंकि हमको नहीं पता ना, और यही पता करने के लिए हमने एक साइकोमेट्रिकल टेस्ट रखा है, तो उसमें पता चल जाता है कि बच्चा किस तरह के एटमॉस्फियर से गुजर रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके पेरेंट्स के बारे में उसकी सोच कैसे है, तो उस हिसाब से भी हम उसको ट्रीट करते हैं। एंड ये हम अपने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं जो हमारे यहाँ स्पेशली आता है। बेसिकली आप कहीं और जाते हैं तो इसके लिए 4-5,000 सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए पे करना पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं। जनरली मान लीजिए कि इस बच्ची ने आर्ट्स लिया हुआ है, जैसे कि मैंने थोड़ा समझा, तो अब ये आर्ट्स लेने से पहले इसके लिए और क्या क्या स्कोप हो सकते थे ये साइकोमेट्रिकल टेस्ट में पता चल जाता है। मान लीजिए कैपेबल हो साइंस के लिए लेकिन इंटरेस्ट इसका आर्ट्स में हो, ये वो टेस्ट जज करता है। तो इसने अपने इंटरेस्ट वाला किया शायद, तो मे बी चीज़ें बेहतर हुई। तो जी यस, जैसे हमने सुना है कि आप बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी खास ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको ये विचार कैसे आया? तो 2009 से शुरू हुआ था, 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अभी। 13 साल के बाद ये समझ में आया मुझे। 13 साल में कुछ ऐसा काम कर रहा था जिसकी वजह से मुझे लगा कि कहीं एक जगह से तो लूपहॉल है, और वो कहाँ से है ढूंढते हैं उसको। जैसे हमारे घर में अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम कहाँ जाते हैं, जहाँ पे मेन सारे वो MCBs एंड ऑल दैट लगे होते हैं। वैसे ही बच्चे का जो पावर हाउस है एज उसके पेरेंट्स हैं। तो और ये बहुत चैलेंजिंग था जब मैंने अनाउंस किया कि मैं आपको भी ट्रेन करूँगा। बहुत सारे लोग बुरा मान गए, हम तो अपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए मच मोर कैपेबल है, आप क्या सिखाएंगे हमको। इसको जवाब भी देना पड़ा मुझे। मैंने बोला कि आप कैपेबल होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा आप मैच्योर कैपेबल होंगे कि आप अपने बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट का ध्यान रख रहे होंगे एज वेल एज मेंटल। लेकिन जो टेक्निकल डेवलपमेंट है जिसको आज के परिवेश में आपको समझना चाहिए, वो शायद आपको एज अ ट्रेनिंग से आएगी। आज अगर आप ये बोलते हैं कि टिल डेथ भी सीखते रहना चाहिए, तो जब मैं ये बोलता हूँ कि 40-50 साल, अभी तो मेरे 7 से 10 तक के पेरेंट्स की उम्र होगी क्या, नियर 50 या उससे भी कम, सीखने में क्या हर्ज, कौन सी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें चली जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी आए, हम क्यों चाहें, उनको तो सब आता है, मतलब कोई बात नहीं, जितने आए मैं उनको सिखाऊं। तो जब मैं पेरेंट्स को ट्रेन कर रहा था तो सब ने बोला कि सर फ़ोन कैसे छुड़वाएं बच्चे का, फ़ोन बच्चे नहीं करते। और ये समस्या मेरे पास बहुत सालों से आ रही है, सर बच्चा फ़ोन में ज़्यादा रहता है। उस दिन मैंने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा, आप कितने देर फ़ोन पे रहते हैं, तो दे आर नॉट आंसरेबल फॉर दिस। तो जब उन्होंने आंसर नहीं दिया तो मैंने बोला पहले आप बंद करिए या आप कम करिए, फिर आप उसको पॉइंट करिए। आप खुद 4 घंटे देख रहे हो और बच्चा आधे घंटे देख लेगा, तो कहाँ, मतलब ये कॉम्पिटेंसी कहाँ चल रही है। घर में ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, मम्मी आप भी 4 घंटे देखिए, मैं भी 6 घंटे देखूंगा। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा ट्रेन किया गया। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स ने फ़ोन उसके बाद कम यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसका आउटकम ये निकला कि बच्चे भी देख के कि अब तो पेरेंट्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना फ़ोन यूज़ कर। यू वोंट बिलीव दैट कि मेरे एम एजुकेशन बहुत सारे 8th के पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने घर का केबल टीवी तक कटवा दिया है कि बच्चा अगले 2 साल बाद 10th में आएगा। 3 साल तक पेरेंट्स भी टीवी नहीं देखना चाहते हैं बिकॉज ऑफ बच्चा उस जोन में है। अगर आप बहुत सारा बलिदान नहीं देंगे तो आउटकम अच्छा नहीं निकलेगा। मैं कर्म और किस्मत वाले लाइन से हट के बात कर रहा हूँ आज के दिन में। तो जो 8वीं के पेरेंट्स ने टीवी हटाया, उसकी भी तो महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ फीलिंग्स होंगी, मैं भी टीवी देखूँ एंड ऑल दैट। इवन उन्होंने भी डब्बा फ़ोन यूज़ किया, नॉट यूजिंग 4G एंड 5G। सो जैसे यू नो लाइक आप 365 डेज पढ़ाते हैं,
So it's a off the topic question, but does your life get affected by it? I mean, you don't get to go on vacations and you don't get to enjoy time. मैं अफेक्टेड होता हूँ, मेरी भी एक बेटी है 3 साल की, तो लगता है कभी कभी, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली जो है उस एक्सेप्टेंस में है कि मैं यूपी गोरखपुर से गुजरात छुट्टियां मनाने और पिकनिक मनाने नहीं आया, उतना समय मैं दे देता हूँ अपनी फैमिली को जितना उनको चाहिए। हर वीकेंड नहीं चाहिए मेरी फैमिली, तो वो एक होता है ना कि फैमिली सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा, तो वो वाइफ के अंदर एक्सेप्टेंस है। बच्चा भी ठीक है, मैं फर्स्ट हाफ में कोशिश करता हूँ मैं घर ही रहूँ, तो लोग बोलते हैं समय देना चाहिए, मैं तो बहुत ज़्यादा समय देता हूँ। मेरा काम 3 बजे के बाद शुरू होता है, मैं 3 बजे से पहले घर पे रहता हूँ, 3 बजे से पहले मैं घर पे सिर्फ आराम करता हूँ, क्योंकि वो 2 घंटे क्लास लेने के लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए होती है, ढंग की क्लास लेने के लिए। हाँ, अब नॉर्मल क्लास लेने के लिए तो आप 10 घंटे ले लो, जैसे जनरली जो आजकल टीचर्स कर रहे हैं, अफेक्ट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गया है, तो इसलिए हम लोग अपने हिसाब से। एक बार का तो ऐसा इंसिडेंट है कि मैं, ये शायद पर्सनल हो जाएगा थोड़ा सा, मैं ट्यूसडे को मूवी देखने चला गया था, एंड माजलपुर का बहुत फेमस मॉल था, एंड यू वोंट बिलीव दैट सिर्फ थिएटर में 2 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ और एक और 2 लोग, बच्ची तो भी बहुत छोटी थी। तो ट्यूसडे को मूवी देखने में मतलब मैं शॉक था कि वीकडेज़ नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं लोग मंडे ट्यूसडे को या क्योंकि वर्किंग डे शुरू हो जाता है, लोग मूवी देखने नहीं आते, तो मैं ऐसी भी लाइफ जीता हूँ कि हाँ, तो वो हो जाता है। हम 2 ही गए, पूरी वो पर्सनल थिएटर वाली फीलिंग आ गई। वो अलग बात है कि हॉरर मूवी थी, थोड़ा और नाश हुआ, बट खैर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हम वहाँ गए। और मुझे ऐसे भी थोड़ा भीड़ उड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। तो 365 दिन बच्चे के लिए तकलीफ़ वाला है, सबके लिए। सर, ये एक सवाल है जो काफ़ी बहस में रहता है कि स्कूली शिक्षा के लिए ट्यूशन क्यों ज़रूरी है। आप इतने साल से एजुकेशन से जुड़े हैं, तो इस सवाल पर आपकी क्या राय है? एज इंस्टीट्यूट तो मैं बोलूँगा सबको ट्यूशन आना चाहिए, बहुत ऑनेस्ट जवाब होगा, लेकिन बच्चे अगर स्कूल बहुत अच्छा कर रहे होते तो शायद हम जैसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कमी या कुछ लैक ऑफ रह जाता है स्कूलिंग में, तो पेरेंट्स अपनी उस जो बोलते हैं ना थोड़ा सा शंका, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डाउट बोल सकते हैं या इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, कि मेरा बच्चा सफ़र ना करे, कि भाई स्कूल में थोड़ा रह गया तो भी, क्योंकि उनको केयर चाहिए अपने बच्चे के लिए। 50 बच्चों में नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, 40-50 बच्चे हर सेक्शन में, तो उनके बच्चे को कहाँ अटेंशन मिले। तो इसलिए भी उनको लगता है कि अगर मैं अपने बच्चे को थोड़ा पर्सनल मॉनिटरिंग में डालूंगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पर्सनल मॉनिटरिंग में मतलब ट्यूशन्स आ जाता है, इंस्टीट्यूट आ जाता है, ये उन्होंने सोचा था ऐसा ही, हाँ, बट ऐसा हुआ नहीं। इस शहर के 99.99% एक्सेप्ट मी स्कूल वाली स्ट्रेंथ आज भी ट्यूशन में चला रहे हैं, अभी भी, मतलब स्कूल वाली 50 की स्ट्रेंथ अब ट्यूशन में आ गई, क्योंकि एक स्कूल को, अगर एक स्कूल के मैं सारे बच्चों को पढ़ा दूँ ना, तो 10 इंस्टीट्यूट भी कम पड़ जाएंगे, इतने ऑलरेडी बच्चे होते हैं। तो मेरे को छोड़ के, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऑफेंसिव होकर बोल रहा हूँ, मेरे को छोड़ के शहर में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो हैं इस बात पे ध्यान नहीं देते। मैं सिर्फ 20 से 25 या वर्स्ट केस में 30 बच्चे 9th-10th में पढ़ाता हूँ, और 7th-8th में सिर्फ 15-15 बच्चे, इससे एक बच्चा एक्स्ट्रा कभी नहीं लेता। और हाँ, तो इससे वो सोच के आए होते हैं ना कि मेरे बच्चे को अटेंशन मिलेगा, उससे मेरा काम हो जाता है। और क्योंकि मेरी सर्विसेज इतनी ज़्यादा है ना कि जैसे ही 100 बच्चे से मैं ज़्यादा पढ़ाना शुरू करूँगा ना, मैं सर्विस दे ही नहीं पाऊँगा। अब 100 बच्चे का जस्ट इमेजिन कि मेरा एक होम विजिट प्रोग्राम है जो मैं 2016 से कर रहा हूँ। अगर मुझे 100 बच्चों का होम विजिट करना है साल में 3 बार, तो मैं डेली कितने होम विजिट कर पाऊँगा, कैलकुलेट करके देखो। मुझे उसके घर पे भी जाना है, आधे घंटे बैठना भी है और वापस भी आना है सेंटर क्लास के बाद। हाँ, राइट। सो वन मोर थिंग व्हिच इज हैपनिंग आज के टाइम में, कि जैसे आप सेल्फलेसली पढ़ा रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप सेल्फलेसली पढ़ा रहे हो। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस समटाइम्स इज कि बच्चे कभी कभी, इवन देयर पेरेंट्स एंड द किड्स, दे बिकम सो कॉम्पिटिटिव कि मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा आने चाहिए या मेरे बच्चे के मार्क्स इससे ज़्यादा आने चाहिए। यू डोंट प्रेशर देम,
but family pressure, peer pressure, you know, societal pressure comes up. So आप बच्चों को क्या एडवाइस देंगे कि how should they deal with it? मुझे लगता है कि आप एक्सेप्टेंस लेके आ जाइए कि आप जो हैं वही बने रहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस एवरेज है तो एवरेज से थोड़ा ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखिए, गुड है तो थोड़ा उससे ऊपर, बेस्ट है तो थोड़ा आप टॉप वाले में जोन में जा सकते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आपका बच्चा 40-50% ला रहा है और आके मुझे आप सीधा 90% बोलते हैं, वो मत रखिए। 10% अप एंड 10% डाउन, यही एक्सपेक्टेशंस लेके आप चलते रहिए। ऐसा कई बार होता है कि किसी टेस्ट में बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है, फिर दूसरे तीसरे टेस्ट में फिर डाउन हो जाता है। तो जब हम उसका एवरेज निकालते हैं ना, तो यही आता है कि वो 40 या 50% वाला है। तो वो पेरेंट्स को घर पे समझ लेना होगा कि मेरा बच्चा यही है, यही कैपेबिलिटीज़ है और इससे ज़्यादा मैं उसको पुश नहीं करूँगा। यही वजह है कि यही सारी चीज़ को कन्विंस करने के लिए, यही लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए उनके मैंने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। मैं काउंसलिंग से बेहतर ये है कि मैं आपको ट्रेन कर दूँ। 1 by 1 काउंसलिंग बहुत समय लेके जाएगा वो, ठीक है। काउंसलिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर किसी पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है तो पूरी फैमिली ग्रुप काउंसलिंग पे जा सकती है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले जो हमारी मतलब काउंसलर हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट में आती भी हैं, तो उनके साथ हम ऑफलाइन सेशन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन मैंने ऑलरेडी डाला था, तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि जब भी सेशन होता है तो बच्चे का अलग होता है, माँ बाप का अलग होता है। इन 2 सेशंस को ऑब्जर्व करके एक बनता है प्रोफाइल, फिर कंबाइंड एक सेशन होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेरेंट्स की भी ज़िंदगी आसान होगी और बच्चे की भी। काउंसलिंग सेशन के बाद वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आप ये हैं, आप ये हैं, आप मुझे ये नहीं बोलेंगे, आप मुझे ये नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर कंपटीशन वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मार्क्स वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अच्छे कॉलेज में जाना वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और सोसाइटी में जस्ट जो लोग उसको करते हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इवन तो प्रॉब्लम तो घर से ही हो रही है ना, वो कितना अच्छा कर रहा है, पहले वो बंद करिए ना, बाकी बाहर छोड़ दीजिए। घर संभल गया ना तो बाहर अपने आप संभल जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। True. सर हमें मैथ्स से क्यों प्रॉब्लम होती है? सब बच्चे मैथ्स से डर जाते हैं। मैथ से तो आधी दुनिया डरी हुई है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, ठीक है। मैथ्स के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि अलग तरीके का दिमाग चाहिए होता है, और वो दिमाग नेचुरली आता है, आप उसको ट्रेन नहीं कर सकते। बट ऑब्वियस है कि वो हिरार्की है। अभी तक ऐसा मैंने पाया पर्सनली कि 10 में से 7 या 8 बच्चे में मतलब बॉयज़ भी आ गए, गर्ल्स आ गए, मैथ्स में सफ़र करते हैं, और इसकी वजह से उनका साइंस भी ख़राब होता है। तो जब मैथ साइंस ख़राब होता है ना, तो कोई एसएस के मार्क्स देखता नहीं है। आप उसमें भले ही बहुत अच्छा क्यों ना कर रहे हो, मान लीजिए आप एसएस में 100 में 100 लाए, अब मैथ्स में से आप सिर्फ 30 लेके आए 100 में से, तो वो फिर नॉन नेगोशिएशन मतलब जोन में चला जाता है। मैथ्स में से 100 में 100 है और एसएस में से 30 आ रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस आ जाए, कोई नहीं एसएस। ऐसा परसेप्शन सालों से बना हुआ है। आज मैथ्स का फोबिया जो है बहुत ज़्यादा है, अब तो बढ़ रहा है। सिलेबस वही है, बच्चों की थिंकिंग लेवल कम हो गई। लोग बोलते हैं सिलेबस टफ हो गया, सिलेबस टफ नहीं हुआ। सालों से एक ही सिलेबस पढ़ के वो बच्चे आगे निकले हैं ना, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है वो सिलेबस। और थोड़ा पढ़ाने वालों की भी प्रॉब्लम कि जहाँ से आप सीख रहे हैं, मे बी स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, अगर आपको एक ढंग का ट्यूटर मिल गया ना, तो मैथ्स वाली प्रॉब्लम मैक्सिमम हद तक कम हो सकती है। और इसी के लिए मैंने एक नाम सोचा और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है मैथ्स तत्व। जैसे पंच तत्व होता है, उसके बिना भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और मैथ्स तत्व के बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मैंने नाम रखा है मैथ्स तत्व द सिक्स्थ एलिमेंट। तो ये तत्व की अगर आपके बॉडी में कमी है, आपके पढ़ाई में कमी है, तो वो अगेन वो बोलते हैं ना कि हार्मोनल जो मैम बात कर रही थी बैलेंसेस की, वो इसीलिए प्रॉब्लम आता है कि सारे तत्व स्पेशली आपके बॉडी में होने चाहिए। मैथ्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बेसिक अपना अच्छा रखें। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि 7वीं से 10वीं तक का मैथ्स अच्छा रखो, उसके बाद मत पढ़ो मैथ्स, चलेगा। इस देश के 95% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना 7 से 10 तक का मैथ्स आता है, ये हर बच्चे को पता है, लेकिन यही 7 से 10 वो फोकस नहीं करते। और बहुत स्ट्रेस लगता है एक बच्चे को ये कन्विंस कर पाने में कि तुम कर सकते हो।
और साथ में ये डाइल्यूशन के साथ कि वो कब तक वो चीज़ कंसिस्टेंट रहेगी, क्या वो बच्चा 10 दिन भी इस बात को सर्वाइव कर पाएगा। तो मैथ्स वाली प्रॉब्लम तो सबके साथ है, मुझे लगता है कि थोड़ा तरीका अलग हो तो बढ़िया से हो जाएगा, प्लस आपके पास अगर ढंग का ट्यूटर है तो मैक्सिमम लेवल तक ये फोबिया दूर हो सकता है, और नहीं है तो ट्यूटर ढूंढिए, क्योंकि अच्छा ट्यूटर भी आपको भगवान के आशीर्वाद से ही मिलेगा। आपको एक श्लोक पता है ना रामायण का, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो बिना भगवान की कृपा के आपको अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, टीचर मिल जाएंगे। और टीचर और गुरु के बीच का बहुत डिफरेंस है, बहुत, मतलब टीचर आपको बहुत मिल जाएंगे। इवन ये लोग जो यहाँ पे हैं ये लोग भी आपको कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, बट गुरु जो हैं वो मोर देन, वो हज़ारों टीचर्स की शक्ति उस एक गुरु के अंदर होती है, जो आपको पढ़ाने के साथ साथ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो मैथ्स भी दे रहा है आपको लाइफ, मतलब आपको ऐसा ही टीचर ढूंढना चाहिए कि जिसके अंदर गुरु वाले तत्व हों, जिसमें आपका मैथ्स भी वो अच्छा करे और आपकी लाइफ, एकेडमिक्स वाली लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करे। और मुझे लगता है ये सबको ही ढूंढना चाहिए, और जब तक नहीं मिलते तब तक आप कुछ ना कुछ लाइफ में नेगेटिव फेस करते रहेंगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इन बिटवीन, जैसे स्कूल अब इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 hours, 4 hours to 5 hours, 5 hours max, right? एंड पोस्ट दैट बच्चे ट्यूशन जाते हैं। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपके यहाँ पे ट्यूशन नहीं आते, हाउ वुड यू एडवाइस, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सेम एज में बैलेंस होना चाहिए, हाउ डू दे मेंटेन द बैलेंस? और उसी साल 10th आ गया हमारा, तो यहाँ पे तो कॉम्प्रो हो जाता है, या तो तुम स्विमिंग जाओगे या 10th की पढ़ाई करोगे। तो ये चीज़ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो बच्चे के बाय द चॉइस होनी चाहिए, लेकिन वो बैलेंस करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय होता है, जैसे वेकेशन हो गया, संडेज़ हो गए। और स्पेशली मैं हर उस बच्चे को ये रिकमेंड करता हूँ कि वेकेशन के 40-50 दिनों में तुमको जितना एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है कर लो, स्कूल वाले टाइम पे अवॉइड करो। कुछ ऐसे काम है कि जैसे क्रिकेट है, बच्चे को डेली जाना है। कुछ ऐसा भी है कि 5 बजे मान लो कि वो क्रिकेट खेल के आ रहा है और 5:30 बजे ट्यूशन है उसका, इतना थक के आ रहा है, वो क्या पढ़ेगा क्लास में? आप जबरदस्ती उसको भेजे पड़े हैं कि तू जा, तो वो काम नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ प्लान भी कर रहे हैं तो कम से कम उस एक्टिविटी और उस क्लास के बीच में 1.5 या 2 घंटे का गैप रखिए। कोशिश करिए कि ट्यूशन पहले हो जाए कि बाद में बच्चा इतना ना थका हो कि क्लास में सो जाए। तो सबको करना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंट्स को तो लगता है कि जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना अच्छा, इसलिए कभी मन नहीं होता तो भी ज़बरदस्ती डाल देते हैं, जा तो सीख, नीचे जाके खेल। बहुत सारे बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप, घर से निकलते ही नहीं हैं। उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी में क्या हो सकता है? चेस हो सकता है। अब अगेन फ़ोन वाली एक्टिविटी से हम दूर रखेंगे, चेस हो सकता है, कैरम खेलें बच्चे के साथ, आर्ट एंड क्राफ्ट दे सकते हैं, ड्राइंग दे सकते हैं। तो इंडोर भी गेम बच्चों के लिए प्लान किया जा सकता है जो स्पेशली बाहर नहीं जा सकते हैं। या एक्स्ट्रा एक्टिविटी का मतलब है कि आपको ग्रुप में भी जाना पड़ेगा। और अगर आप वो वाली प्रॉब्लम है कि जब आपका एक दोस्त भी नहीं है, आपके दोस्त चिढ़ा रहे हैं, वो वाला फेस भी कर रहे हैं, घर में भी बच्चे बहुत कम बात कर रहे हैं आजकल, तो बहुत बात कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सारे गेम्स बहुत ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बैलेंस करने के लिए आप पढ़ाई को ज़रूर फोकस करिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रहे कि एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से आपका एकेडमिक्स बिल्कुल ना ख़राब हो। अब सचिन तेंदुलकर, धोनी का एग्ज़ाम्पल आप लीजिए, हार्दिक पांड्या का एग्ज़ाम्पल लीजिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अब वो दूसरे बनेंगे कि नहीं, क्योंकि वो यूनिक थे, वो बन के निकल गए। बोलते हैं बच्चे कि सर हार्दिक पांड्या तो 10वीं तक पढ़ा है, हम क्यों पढ़ें? तो मतलब इस तरह का तो मोटिवेशन है इनका, तो क्या ही आप बताएंगे उनको। सर, जब आप स्टूडेंट थे तब आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और आपने अब क्या करना चाहते हो? बच्चे इसमें यू वोंट बिलीव दैट बीइंग अ मैथ्स टीचर, मैं आज मैथ्स ही पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, और 7 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। 2009 में जर्नी स्टार्ट हुई और 2023 चल रहा है, तो टोटल 14 ईयर्स कंप्लीट होते हैं। इसके बीच में मैंने 2013-14 के एकेडमिक ईयर से पढ़ाना शुरू किया और मैंने सब्जेक्ट मैथ्स ही पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले मैं सिर्फ डायरेक्टरशिप करता था, अपने केबिन में बैठा रहता था और सिर्फ फाइनेंसेस देखता था। 12th में मेरे मैथ्स में 48 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। यूपी बोर्ड,
मतलब यहाँ के 90% के बराबर थे वो अलग बात है, लेकिन 48 होते हैं। तो सबसे वीक सब्जेक्ट था मेरा मैथ्स। तो जब मैंने पढ़ाना सोचा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, तो सबसे पहले दिमाग में ये आया कि मैथ्स लेते हैं, क्योंकि मैथ्स टीचर का कंट्रोल जो है ना वो स्कूल में भी अच्छा होता है, इंस्टीट्यूट में भी अच्छा होता है। एक बार एसएस टीचर चला जाए चलेगा, इंग्लिश टीचर चला जाए चलेगा, लेकिन मैथ्स साइंस के टीचर्स नहीं जाने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस समय सबसे मेरी ज़िंदगी का सबसे वीक सब्जेक्ट, और उसी को मैंने सबसे बड़ा अपना स्ट्रेंथ बनाया। और आज मैथ्स से ही सबसे ज़्यादा टॉपर इस शहर से निकलते हैं, स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं, और एम के मतलब मेरे इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे स्कूल टॉपर हैं, लाइक भवंस, केंद्रीय विद्यालय, अम्बे स्कूल एंड ऑल दैट। तो जब बच्चा एक इंस्टीट्यूट से जाके उस स्कूल में टॉप करता है ना, और वो भी आपके सब्जेक्ट में, तो आपको लगता है कि आप थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तभी तो ऐसा मतलब रिजल्ट आ रहा है। तो वीक वाले सब्जेक्ट से लेके स्ट्रेंथ बनाने की जो जर्नी थी ना, वो लग गया उसमें 10 साल। आपको डे 1 तो नहीं आया होगा, 4-5 घंटे में पढ़ता था, तब जाके आधे घंटे में क्लास ले पाता था, और मैं इसको कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी वीक जो भी चीज़ है वो एज अ स्ट्रेंथ आप उसको चाहे तो समय के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, और मे भी शायद उससे आगे भी बढ़ जाए। तो मैथ्स इसीलिए मैंने ये सोचा कि जब मेरा वीक था और मैं एज अ मैथ्स ट्यूटर ही फेमस हो सकता हूँ, मैथ्स ट्यूटर से ही मेरी लाइफ चल सकती है, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक एकेडमिक वाला बच्चा भी इस सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। तो ये था। और साथ में विज़न बस एक ही है कि लाखों बच्चे तो नहीं पढ़ाने हैं, हज़ारों बच्चे भी नहीं पढ़ाने हैं, ये बस 100-200 के आसपास बच्चे पढ़ाने हैं। और ये वो बच्चे होने चाहिए कि जो लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में बहुत अलग दिखें, क्योंकि होता है लाख लोग खड़े हैं, अगर उसमें एक बीच में कुछ अलग दिखने वाला बच्चा हो तो वो नोटिशेबल होता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं, मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि 100 बच्चे बहुत होते हैं, क्योंकि आप 100 बच्चों को भी अगर आप ढंग से अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा के एक एकेडमी के निकाल देते हैं ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये चीज़ें हैं, मेरा विज़न बस इतना ही है कि 100 बच्चे ही पढ़ाने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाने। So one last question on a very cute note I want to end this. काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम स्कूल में होते, जैसे मैं खुद ट्यूशन जाती थी, तो आउट ऑफ प्रेशर आई यूज्ड टू मेमोराइज द टेबल्स, मैं रट्टा मार देती थी टेबल्स को, एंड ऑल्सो फॉर्मूलाज। तो I feel like eventually we end up forgetting them. So do you have a trick which students that don't come to your tuition जिनको भी benefit हो इस चीज़ से, do you have any tricks with which they can? इसके लिए बच्चे वैदिक मैथ्स थोड़ा सा सीख सकते हैं। साथ में मैंने एक 1 पेज का फॉर्मूला शीट बनाया हुआ है, वो डेली एज अ हनुमान चालीसा जैसे उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, डेली कैरी कर सकते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि कोई चीज़ आप बार बार देखते हैं तो एक बार मेमोराइज हो जाती है। हनुमान चालीसा जैसे समझ लेते हैं, आप 10 बार मंदिर जाओ, 10 बार देखो, 11वीं बार पक्का आपको लर्न हो जाएगा। तो जब हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं, प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, तो मैथ्स फार्मूला से तो आपकी मैथ्स वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली दूर हो जाएगी, जो बहुत प्रैक्टिकल है। तो उसके लिए फार्मूला शीट्स होते हैं, आप उसको डेली रिकग्नाइज करिए, जहाँ पे आप बढ़ रहे हैं वहाँ पे, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ाई करते हैं उसके सामने फार्मूला शीट होनी चाहिए। वो छोटा पेज आप डेली कैरी करें। और ऐसे बहुत सारे हर चैप्टर के छोटे से ट्रिक हैं जिससे आप फार्मूला बनाना सीख सकते हैं। जैसे अलजेब्रा है, मैथ्स के वैसे 4 ही पिलर्स हैं, बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। उसमें मेन पिलर है अलजेब्रा और दूसरा पिलर है ज्योमेट्री। तो जिस बच्चे को अलजेब्रा आने लगता है ना, अलजेब्रा का मतलब एक्स वाई वाला सारा ये सब आ गया, उसकी जो फार्मूलाज हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, अगर बच्चा 7th 8th में भी अगर सीख जाए ना, तो 10th तक वो फार्मूला कंटिन्यूअस आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 7th का फार्मूला 10th में काम नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। 10th का फार्मूला भी 7th में काम आ सकता है, 7th का फार्मूला भी 10th में काम आ सकता है। ये बच्चे को उसी समय कुछ ऐसे आइडियाज़ देके या कुछ इसी तरीके से बूस्ट करा दिए जाएँ कि बच्चा वो भूले मत। अगर उसका अलजेब्रा अच्छा हो गया और ज्योमेट्री अच्छा हो गया ना, तो मैथ्स में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। और इसको 9th-10th में अच्छा नहीं करना है, 7th-8th में अच्छा करना है। इसी के लिए टीचर नहीं, गुरु ढूंढे बच्चे। खूब खूब शुक्रिया, आपने हमारे साथ चर्चा की इन डेप्थ, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव।
सो ये थे हमारे साथ अभिषेक सर, जो कि वडोदरा में एम के फाउंडर है, और इनके साथ जैसे हमने डिस्कशन किया, उन्होंने काफ़ी सारी बात बताई, यूनिक चीज़ें जो वो करते हैं, जैसे 365 डेज ट्यूशन, पेरेंट्स काउंसलिंग, ये बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, एंड आई फील दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट even for the child and their parents to know all of these things. So on this very good note, make sure कि आप देखते रहे हमारी चैनल, और thank you so much Jasmine for being here with us too. वेलकम.